तो आइए समझते हैं अभी एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। लेकिन ये समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एनवायरमेंट। क्या यहाँ पे हम ग्लोबल प्लैनेटरी एनवायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं? आंसर है नहीं। देखिए यहाँ पे एनवायरमेंट मींस आईटी एनवायरमेंट। देखिए आईटी इंफ्रा का जो एनवायरमेंट होता है उस पे जो कोई भी रिस्क आता है और उस रिस्क को रिमूव करने के लिए, करेक्ट करने के लिए जितने भी काउंटर एक्शंस लिए जाए उसे ही हम कहेंगे एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। सो बेसिकली हमारा आईटी इंफ्रा किन किन चीजों से बनता है? तो हम सभी जानते हैं कि डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, कई सारा अदर बिल्डिंग्स, इंफ्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऐसे एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी? सबसे पहला बात करूंगा यहां पे पावर सप्लाई। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा जो पावर सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा जो सर्वर रूम है जहां पे हमारा कंप्यूटर का डेटा और सब कुछ रखा है वो सही तरीके से एयर कंडीशनिंग हो। क्यों भाई? देखिए सबसे बड़ा दुश्मन अगर कंप्यूटर प्रोसेसिंग में कोई है ना तो वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ गया या हद से ज्यादा घट गया तो ये हमारे हार्ड डिस्क को क्रैश तक कर सकता है। उसके बाद फायर। हम ये कहेंगे कि जो भी हमारा कंप्यूटर का सर्वर रूम है या हमारा डेटा जहां पे रखा है वो फायर प्रूफ होना चाहिए भैया। अगर आग लग गई तो काफी भारी भरकम नुकसान करवा सकती है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपोजर्स आर देयर टू आईटी इंफ्रा और इन्हीं एक्सपोजर्स एंड रिस्क से बचाने के लिए जो भी काउंटर एक्शन हम लेंगे ना भाई वही तो है हमारे एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। सो बेसिकली एनवायरमेंटल कंट्रोल्स को हम इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सपोजर वो है फायर डैमेज। तो फायर अगर हुआ वो एक्सपोजर है, उसके सामने जो भी हम रिलेटिव एक्शंस लेंगे वो फायर डैमेज कंट्रोल हो गए। नेक्स्ट इज वाटर डैमेज। अगर वाटर या ह्यूमिडिटी से कोई नुकसान हुआ तो वो एक्सपोजर हो गया, उसके सामने काउंटर एक्शंस कंट्रोल्स हो गए। देन पावर स्पाइक्स एंड पॉल्यूशन डैमेज एंड अदर्स। So now let's understand the controls against the fire damage exposure. So the first one is smoke detectors. देखिए स्मोक डिटेक्टर्स में कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं कि जैसे ही स्मोक को डिटेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली या तो अलार्म बजा देगा और अगर अच्छी वाटर सिस्टम वहां पे इंस्टॉल्ड है तो वहां से पानी छिड़कना शुरू कर देगा। नेक्स्ट वन इज फायर अलार्म्स। देखिए फायर अलार्म्स यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, या तो मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक। देखिए अगर हम बात करें मैन्युअल फायर अलार्म्स की तो जैसे ही पता चलता है गार्ड को कि भैया ऑफिस में आग लगी है वो सीधा किसी जगह पे जहां पे वो अलार्म रखा है, जहां वो बेल लगी हुई है वहां पे जाके उसको बजाएगा या स्विच ऑन करेगा ताकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पता चल सके कि भाई इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आग लगी है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक है तो सेंसर थ्रू या स्विचेस थ्रू से ऑन या ऑफ किया जा सकता है। Next one is installation of master switches for water-based system, halon like water system. देखिए मास्टर स्विचेस का मतलब क्या हुआ? जैसे ही हम यहाँ पे उस स्विचेस को ऑन करते हैं जो भी पाइप्स इंस्टॉल हुई होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वहां से पानी ऑटोमेटिकली छिड़कना शुरू हो जाएगा। देखिए जो हेलन करके कॉन्सेप्ट है वहां पे पानी का यूज नहीं होता लेकिन ऐसे केमिकल गैसेस को यूज किया जाता है जैसे कि CO2। तो वहां पे पानी की जगह CO2 भी बाहर आएगा जो आग को बुझाने में हेल्प करेगा। तो ध्यान रखिए वाटर बेस्ड सिस्टम में हम यूज करते हैं पानी को जबकि हेलन में हम यूज करते हैं गैसेस को। नेक्स्ट वन इज मैन्युअल फायर एक्सटिंग्विशर्स। देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि व्हाट इज मैन्युअल फायर एक्सटिंग्विशर्स। वो जो कई सारे कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स आते हैं, कई सारे सैंड से भरी हुई बास्केट हो सकती है, बकेट्स हो सकती है, उसको डाल के भी हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फायर एग्जिट्स। ये होती है इमरजेंसी विंडोज। जैसे ही आग लगने का पता चलता है उस विंडो को आसानी से तोड़ा जाएगा और वहां से जंप करके लोग अपनी जान बचाएंगे। उसके बाद है स्टाफ ट्रेनिंग। देखिए ये बेहद जरूरी है। आग जब लगती है तभी लोगों को पता नहीं होता कि उससे कैसे बचा जाए। अगर पहले से उनको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग
दी जाए तो हम कुछ रिसोर्सेस को बचा सकते हैं, कुछ लोगों की जान बचा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक जगह पे आग लगी थी, वहां के सारे लोग उस इमरजेंसी एग्जिट पे जाके कूदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो सक्सेस नहीं हो रहे थे। लेकिन एक बंदे को पहले से ही पता था कि अगर ऐसे सिचुएशन में वॉशरूम में जाके शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा रहा जाए तो आग से बचा जा सकता है, क्योंकि आग कभी भीगी हुई चीज को नहीं जलाती। और उसने ऐसा ही किया। वहां पे उस बिल्डिंग में कई सारे लोग मारे गए, लेकिन एज ही वॉज अंडर द शावर ऑफ द वाटर, आग ने उसको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, अगर ऐसी ट्रेनिंग पहले से ही दी जाती है तो हम नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज लेस वुड एंड प्लास्टिक आइटम्स। तो ये भी बात सही है। देखिए, वुड एंड प्लास्टिक आइटम्स ज्यादा इन्फ्लेमेबल है, जल्दी से आग पकड़ लेती है। तो हम जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग या फर्नीचर डिजाइन करें तो ये हमें एंश्योर करना है कि कम से कम वुड एंड प्लास्टिक यूज हो। नेक्स्ट वन इज गैस बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम। तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा। हेलोन एक गैस बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम है। जैसे ही आग लगी, गैस के उस सिलेंडर या पाइप में से गैस को लीक करवा दो, जो आग को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। देन इज लोकेशन ऑफ कंप्यूटर रूम। देखिए, यहां पे ये ध्यान रखिए कि कंप्यूटर सर्वर रूम जो है उसे ऐसी जगह पे बिल्कुल मत रखिए जहां पे आग से कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो। एग्जाम्पल, हमें कभी भी सर्वर रूम को बेसमेंट में नहीं रखना चाहिए। हो सके तो उसे ओपन स्पेस, जहां से एयर आती जाती रहती हो या जहां से जल्दी से हम फायर को कंट्रोल कर सके, ऐसी जगहों पे ही रखना चाहिए। नेक्स्ट इज रेगुलर इंस्पेक्शन। देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स एक बार लाके रख दिए, लेकिन क्या हो कि कुछ टाइम के बाद वो ऑब्सोलेट हो जाए। दोस्तों, हमें यहाँ पे बारी बारी ये इंस्पेक्ट करता रहना पड़ेगा कि जो भी मैकेनिज्म्स हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किए हैं, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर एनालिसिस में यह पता चलता है कि कुछ पाइप्स लीक हो गई है, कुछ स्मोक डिटेक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द स्पॉट एज सून एज पॉसिबल रिप्लेस करने चाहिए। नेक्स्ट इज फायर सप्रेशन सिस्टम। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कई सारे वाटर बेस्ड सिस्टम, कई सारी स्प्रिंकलिंग सिस्टम्स, कई सारे एक्सटिंग्विशर्स हम ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेड एंड टेस्टेड इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स। आग लगे तभी भागना, ये बुद्धिमानी नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही एक इमरजेंसी प्लान बना के रखना चाहिए कि जैसे ही आग लगे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। अलार्म बजना चाहिए, वो अलार्म कौन बजाएगा, उसके बाद कौन सी असेट को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, कब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करनी है, कौन करेगा। दोस्तों, ये सब एट अ टाइम नहीं होना चाहिए, पहले से ही प्री प्लान्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इज वायरिंग प्लेस्ड इन फायर प्रूफ इलेक्ट्रिकल पैनल्स। देखिए, दुनिया में ज्यादातर जो आग के किस्से होते हैं उनमें से मैक्सिमम रीजन होता है शॉक सर्किट। वायरिंग सही तरीके से नहीं लगाई जाती। तो एज बिंग ऑर्गेनाइजेशन, जब भी हम हमारी वायरिंग को करते हैं, वी हैव टू एंश्योर कि जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स हम यूज करते हैं वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो फायर प्रूफ होने चाहिए। So now let's understand the another exposure of the environmental controls, and that one is the power spike. देखिए, पूरे का पूरा आईटी इंफ्रा अगर हम देखें, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, डेटा की हार्ड डिस्क हो, इट एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन ओनली वन थिंग, एंड दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। अगर इलेक्ट्रिसिटी हद से ज्यादा आ जाए, वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाए या रिड्यूस हो जाए, इन दोनों सिचुएशन में कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है। कैसे? देखिए, अच्छी तरीके से हमारा सर्वर चल रहा है, सडनली पावर ऑफ हो गया या सडनली पावर लो हो गया, तो जानते हैं कभी कभार ये सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग फाइल्स तक को डिलीट कर सकता है। और अगर एक छोटी सी भी फाइल हमारे प्रोग्राम में से डिलीट हुई, देन इट कैन कॉज द ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ आवर सिस्टम। तो कैसे भी करके हमें इस एंटायर पावर फ्लो को रेगुलाइज करना होगा। तो जो भी हम एक्शंस लेते हैं in order to protect our system from such power spikes, तो उसे ही हम कहते हैं power spike controls. So what are the controls we can take against this power spikes? Let's understand it one by one. So the first is use of electrical surge protections. हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्ज क्या होता है। देखिए, जब एक बार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आसानी से चलता है और सडनली वोल्टेज हाई हो जाए, उस वोल्टेज का हाई जाना ही सर्ज कहा जाता है।
दोस्तों अगर इलेक्ट्रिक डिवाइस को नॉर्मल वोल्टेज से अचानक सडनली ज्यादा वोल्टेज मिले ना, तो कभी कभार ये डिवाइस को शॉर्ट सर्किट से डिस्ट्रॉय तक कर सकता है। सो व्हाट दिस इलेक्ट्रिक सर्ज प्रोटेक्टर्स डू, ये सर्ज प्रोटेक्टर्स उस आने वाले झटके को मेंटेन करता है, स्टेबलाइज करता है। जनरली हम बात करें तो यूपीएस एंड इन्वर्टर जैसी डिवाइसेस में ये इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोटेक्टर्स पहले से ही इनबिल्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज यूपीएस। देखिए यूपीएस के बारे में हम सभी जानते हैं, अगर हमारे घर पे पीसी है तो हम जरूर यूपीएस लगाए होंगे। यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सिस्टम। अगर मान लीजिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सडनली इलेक्ट्रिसिटी चली गई, शटडाउन हो गई, तो क्या भैया हम काम कर पाएंगे? आंसर बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे सारे कंप्यूटर्स, सर्वर, हार्ड डिस्क, ये सारी की सारी चीजें दे आर हैवीली डिपेंड अपॉन द पावर। तो दोस्तों हमारे पास पावर का कुछ बैकअप होना चाहिए, जो अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो भी कुछ टाइम के लिए हमें पावर सप्लाई दे पाए। और जो डिवाइस हमें ये पावर सप्लाई देती है उसे ही तो हम कहते हैं यूपीएस। नेक्स्ट वन इज जनरेटर। देखिए जनरेटर इज इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन डिवाइस। मतलब कुछ फ्यूल अगर हम उस डिवाइस में डालेंगे तो वो अपने मैकेनिज्म से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, पैदा कर सकता है। नेक्स्ट इज वोल्टेज रेगुलेटर्स। देखिए वोल्टेज रेगुलेटर्स नाम जो है ना वो काफी टेक्निकल है। हम सभी इन रेगुलेटर्स को जानते हैं स्टेबलाइजर्स के नाम पे। देखिए कभी कभार जब हम बड़ी बड़ी होम अप्लायंस की डिवाइसेस परचेस करते हैं किचन के लिए, जैसे कि वो हम फ्रिज है या ये हम वॉशिंग मशीन मान ले या टेलीविजन मान ले, कंप्यूटर मान ले, तो इलेक्ट्रिकल शॉप हमें ये एडवाइस देती है कि भाई आप स्टेबलाइजर भी ले जाओ। स्टेबलाइजर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है ना भाई, वो कांस्टेंट नहीं रहता। कभी कभार वो लो चला जाता है, कभी कभार हाई तक चला जाता है, लेकिन हमारे अप्लायंसेस को तो चाहिए एक कांस्टेंट फ्लो। वो कांस्टेंट फ्लो मेंटेन करने का काम करता है ये स्टेबलाइजर, या यूं कहूं वोल्टेज रेगुलेटर्स। लास्ट वन इज इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच। कभी कभार पावर के फ्लक्चुएशंस इतने हाई होते हैं कि शायद ये इन्वर्टर या स्टेबलाइजर जैसे डिवाइसेस उसको मेंटेन ना कर पाए। उस सिचुएशन में जैसे ही मैनेजर को पता चले, आईटी मैनेजर को पता चले कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके पास एक इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच होनी चाहिए, जिसको ऑफ करते ही ऑर्गेनाइजेशन की एंटायर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाए। नेक्स्ट एक्सपोजर इज वाटर डैमेज। देखिए वाटर डैमेज एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का 36 का आंकड़ा होता है। मान लीजिए हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और हमारे सीपीयू कैबिनेट के ऊपर कुछ वाटर ग्लास पड़ा हुआ है, और गलती से भी अगर थोड़ा भी पानी हमारे सीपीयू में चला गया ना, तो ये शॉक सर्किट तक कर सकता है। तो दोस्तों इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वाटर लीकेज या वाटर से होने वाले डैमेजेस से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी है। जो भी एक्शंस हम लेते हैं हमारे इन रिसोर्सेज को वाटर डैमेज से बचाने के लिए, दोस्तों उसी को ही तो हम कहते हैं वाटर डैमेज कंट्रोल्स। तो आखिरकार हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे तो क्या क्या चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट वन इज वाटर प्रूफ सीलिंग्स। देखिए हमने फायर के पॉइंट पे पढ़ा था कि जब फायर आए तो हमारे पास एक वाटर बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। जैसे ही स्मोक डिटेक्टर्स फायर के स्मोक को डिटेक्ट करता है, ऑटोमेटिकली वाटर स्टार्ट टू स्प्रिंकल। तो कभी कभार अगर उन पाइप्स में कुछ लीकेज हुआ तो दोस्तों ये हमारे आईटी इंफ्रा को काफी बुरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। तो हमें हमारी सीलिंग्स इस तरीके से प्रिपेयर करनी है कि जो कुछ भी थोड़ा सा लीकेज हो वो पाइप के बाहर ना आए। तो हमारी सीलिंग्स जो है वो वाटरप्रूफ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पॉजिटिव ड्रेनेज सिस्टम। कभी कभार ऐसा होता है कि ड्रेनेज में अननेसेसरी वाटर अगर एक लेवल से बियॉन्ड जमा हो जाता है तो वो दीवारों के बाहर एक्सेसिवली बाहर आना शुरू होता है और फिर धीरे धीरे टपकना शुरू होता है। कभी हमने देखा होगा मानसून में कि अगर हमारे टेरेस पे पानी हद से ज्यादा भर जाता है तो कैसे दीवारों के भीतर से पानी की बूंदें टपकना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों हम एक अच्छी सी ड्रेनेज सिस्टम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करनी है ताकि एक्सेसिव वाटर को वो बाहर फेंक दे। नेक्स्ट इज वाटर लीकेज अलार्म्स।
हमें ऐसे ह्यूमिडिटी आइडेंटिफायर रखने हैं वहां पे, ऐसे वाटर लीकेज अलार्म्स रखने हैं कि जैसे सेंसर को पता चले कि किस लेवल एक कॉर्नर पे, किसी कुछ प्लेसेस पे वाटर हद से ज्यादा लीक हो रहा है, तुरंत ही वो एक अलार्म बजाएगा और अलार्म बजते ही हमारी जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग टीम होगी वो वहां पे जाके उस वाटर डैमेज को कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट इज द अपर फ्लोर्स इंस्टॉलेशन। देखिए, अगर हम ये कहें कि वाटर डैमेज के कॉजेस क्या है, तो ज्यादातर जो मैंने कहा कि ये पाइप लीकेज, या हम ये कहेगी टर्नेडो, साइक्लोन या फ्लड की वजह से होता है। अगर हम बात करें टर्नेडो, साइक्लोन या फ्लड, ये सबसे ज्यादा डैमेज लोअर फ्लोर को करता है। जनरली जो लोग अपर लेवल पे रहते हैं ना, वो ज्यादा सेफ होते हैं। तो ये हमारी पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए कि हमारा जो भी आईटी इंफ्रा है, हमारे हार्डवेयर, हमारे सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क, केबल्स, ये अपर फ्लोर पे इंस्टॉल होने चाहिए और ना कि लोअर फ्लोर पे। लेकिन यहां पे ध्यान रखिए, अपर फ्लोर डज नॉट मीन टॉप फ्लोर, उतना भी ऊंचा नहीं जाना है। हमें उस तरीके से मेंटेन करना है कि इन केस ऑफ फ्लड और हैवी मॉनसून सिचुएशन हम हमारे हार्डवेयर को इस वाटर डैमेज से प्रोटेक्ट कर सके। सो द नेक्स्ट एक्सपोजर इज पॉल्यूशन डैमेज। अब सवाल यह कि पॉल्यूशन कैसे हमारे आईटी इंफ्रा को डैमेज कर सकता है। देखिए, हमारा जितना भी डेटा होता है वो हार्ड डिस्क में सेव रहता है। और हार्ड डिस्क कैसे काम करती है, हमने पहले ही पढ़ा है। हार्ड डिस्क का सिलेंडर होता है और उसका होता है रीडर। अगर इन दोनों के बीच में कोई डस्ट पार्टिकल आ गया ना, तो वो हमारी हार्ड डिस्क को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। और भैया, हार्ड डिस्क डैमेज होगी मतलब डेटा भी गया काम से। मतलब पॉल्यूशन बुरी तरीके से हमारे आईटी इंफ्रा को डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसे डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए जो भी हम काउंटर मेजर्स लेते हैं उसे तो हम यहां पे कहते हैं पॉल्यूशन डैमेज कंट्रोल्स। सो व्हाट आर दोस कंट्रोल्स? लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। फर्स्ट वन इज एयर कंडीशनिंग रूम। तो हमारे एयर कंडीशनिंग रूम इस तरीके से डिजाइन होने चाहिए कि वो डस्ट पार्टिकल को खींच के बाहर फेंक दे। नेक्स्ट इज सर्वर रूम एक्सेस। देखिए, सर्वर रूम में बारी बारी कोई भी एंटर नहीं होना चाहिए। ओनली एंड ओनली द ऑथराइज्ड पर्सन शुड एक्सेस द सर्वर रूम, क्योंकि जितनी आना जाना कम रहेगी ना या उतना ही डस्ट पार्टिकल्स रूम में कम जाएंगे। नेक्स्ट इज पीरियोडिक क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। पीरियडिकली हम देखेंगे कि जो डस्ट को क्लीन करने के डिवाइसेस आते हैं उसको यूज करके हम डस्ट को खींच के क्लीन करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन अगेंस्ट ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग विद इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी। हमें क्लियरली इंडिकेशन देनी है हमारी स्टाफ को, हमारे एम्प्लॉय को, कि भाई खाना पीना या स्मोकिंग जैसी चीजें हमारे आईटी इंफ्रा में अलाउड नहीं है। और कैसे ये हम करेंगे? हम डोर पे ही उसको हेडिंग, जो नोटिफिकेशन आता है वो डाल सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं, हम सर्कुलर, फॉर्मल सर्कुलर इश्यू कर सकते हैं और एम्प्लॉय को रोकेंगे कि ये सारी चीजें कम से कम भैया वो आईटी इंफ्रा में बिल्कुल ना करें। तो ये थे पॉल्यूशन डैमेज कंट्रोल्स। उसके बाद समझते हैं अदर्स। अदर्स में एक ही पॉइंट है एंड दैट वन इज पावर लीड्स फ्रॉम टू सबस्टेशंस। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि सबस्टेशन क्या होता है। सबस्टेशंस वो प्लेस होता है जहां से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हमारे घर में भी कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आती होगी, जिस जगह से आती है ना उसे सबस्टेशन कहेंगे। यहां पे यह कहा गया कि इंस्टेड ऑफ हैविंग वन सबस्टेशन प्लीज गो विद एटलीस्ट टू सबस्टेशन। क्यों? अगर एक सबस्टेशन का पावर फेल हो गया, पावर कट हो गया, तो दूसरे सबस्टेशन से हम पावर कंटिन्यू रख सकते हैं और इस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पावर कट हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल कंट्रोल्स में हमने पढ़ा द कंट्रोल्स रिगार्डिंग वाटर डैमेज, फायर डैमेज, पावर स्पाइक्स एंड पॉल्यूशन डैमेज। अब आइए समझते हैं द नेक्स्ट type of control on the basis of IS resources nature, and that one is physical access control. So now let's understand what is physical access controls. So these are the controls relating to physical security of the tangible IS resources and intangible resources stored on tangible media. क्या मतलब हुआ? तो देखिए, हमारे जितने भी फिजिकल आईटी रिसोर्सेस है, आईटी एसेट्स है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, केबल्स, नेटवर्क, इन सारे के सारे रिसोर्सेस की फिजिकल सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो इस कंट्रोल में
डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा है इंटेंजिबल रिसोर्सेज स्टोर्ड ऑन टेंजिबल मीडिया, क्या मतलब हुआ? देखिए टेंजिबल मीडिया का मतलब होता है वो सारी फिजिकल डिवाइसेस जहां पे हम इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर या डेटा को स्टोर करते हैं। देखिए डेटा और सॉफ्टवेयर ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसको हम टेंजिबली टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं और डिस्प्ले के जरिए देख सकते हैं, फिजिकली नहीं देख सकते। तो इन सभी का प्रोटेक्शन करना, ये सारी की सारी चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे फिजिकल एक्सेस वायोलेट होता है, लेट्स अंडरस्टैंड बाय टेकिंग दिस टू एग्जांपल्स। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में काम चलता था कपड़ा बनाने का, ड्रेस मटेरियल बनाने का, तो उसके गोडाउन में कई सारे करोड़ों रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था। अब वहां पे जो लेबर्स काम कर रहे थे उनमें से कुछ लेबर्स लुंगीस पहन के ऑर्गेनाइजेशन में आया करते थे। अब किसी को पता नहीं था कि ये लोग जब ब्रेक में जाते थे तब कैंची से वो सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द गुड्स काट के, कपड़ा काट के अपने पैरों में बांध देते थे और फिर बाहर जाके उसे बेच देते थे। जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए तब जाके पता चला कि कैसे भाई ये गुड्स का थेफ्ट करते हैं। दूसरा, एक यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी में कोई कंट्रोल पॉइंट नहीं था कि कौन कैंपस में आता है कौन नहीं आता। तो हुआ यूं कि कई सारे स्टूडेंट जो उस यूनिवर्सिटी के नहीं थे वो भी उस कैंपस का मजा लेने के लिए वहां पे आया करते थे। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि क्राउड हद से ज्यादा हो रहा है, मेंटेनेंस डिफिकल्ट हो रहा है, तब जाके उन्होंने कंट्रोल पॉइंट डाला कि नाउ एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव टू वेयर आईडी कार्ड्स, तभी उसको वहां पे एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ये करने से कई सारे लोगों का एक्सेस रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो दोस्तों यहां पे देखिए कि फिजिकल एक्सेस कंट्रोल से हम थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस जैसी फिजिकल थ्रेट को प्रिवेंट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जब हम बात करें यहां पे फिजिकल एक्सेस की एक्सपोजर की तो क्या क्या आ सकती है, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। So exposures include abuse of data processing resources, blackmailing by misusing the data, data theft, asset theft, and unauthorized entry. So now let's understand that what are the controls we can take against this physical access exposures. तो सबसे पहला है यहाँ पे lock on doors, उसके बाद है physical identification medium, third one is logging facility, and fourth one is other means. Let's understand first point is and that is the lock on doors. हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे डोर्स पे अच्छा सा लॉक लगा रहेगा तो दोस्तों वही बंदा उस फिजिकल स्पेस पे एंट्री ले पाएगा जिसके पास उसकी की है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉक्स, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। तो देखिए यहाँ पे तीन टाइप्स के लॉक्स होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज cipher locks, second is bolting door locks, and third one is electronic door locks. क्या होता है साइफर टेक्स्ट? देखिए साइफर टेक्स्ट में हमें एक कोड मैच करना होता है। अगर हमने उस कोड को टाइप किया तो जो दरवाजा होगा वो कुछ सेकंड्स के लिए अनलॉक हो जाएगा, हार्डली फॉर द 10 और 30 सेकंड्स, और तब तक बंदे को उस पर्टिकुलर स्पेस में एंटर हो जाना है। जनरली जहां पे लो सिक्योरिटी की जरूरत है, लोग ज्यादा तादाद में आते जाते रहते हैं, वहां पे ही हम इस साइफर लॉक को डालेंगे। ध्यान रखिए साइफर लॉक को क्रैक करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू बोल्टिंग लॉक। सो अगर एग्जाम में आया तो उसको कैसे लिखेंगे? साइफर लॉक्स इज ऑल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन डोर लॉक्स। साइफर लॉक्स आर यूज्ड इन लो सिक्योरिटी सिचुएशंस when many entrances and exits must be usable all the time. To enter, a person presses a 4-digit or 6-digit number and the door will unlock for a predetermined period, usually 10 to 30 seconds. Next one is bolting door locks. देखिए ये वो लॉक्स होते हैं जो जनरली हम हमारे घर पे पाते हैं या किसी छोटी सी शॉप में देखते हैं। ये मेटल से बना होता है, मेटल की एक रॉड होती है जिससे उस शॉप के शटर या डोर को लॉक किया जाता है। उसको अनलॉक करने के लिए उसी से ही लिंक की गई कोरस्पॉन्डिंग की होती है, उसी की से वो लॉक खुलेगा।
यहां पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि किसी के पास उस लॉक की डुप्लीकेट की नहीं होनी चाहिए। अगर हुई भैया तो वो भी उसको अनलॉक करके उस एरिया को एक्सेस कर सकता है। सो इन केस इफ दिस पॉइंट इज इन एग्जाम, हाउ विल यू राइट इन दिस? इट इज अ स्पेशल मटेरियल की and the lock is used to gain entry. When the lock is a bolting door lock, to avoid illegal entry, the keys should not be duplicated. Third one is electronic door locks. देखिए इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स में ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रिक चिप वहां पे लगाई जाती है। जनरली ये डोर लॉक्स हम ज्यादातर पाते हैं होटल्स में। यहां पे कस्टमर को, या हम बात करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, तो एम्प्लॉइज को एक प्लास्टिक कार्ड दिया जाएगा, या फिर उनका जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है जैसे कि आई रेटिन या थंब इंप्रेशन, वो उस इलेक्ट्रिक चिप के जरिए डेटा में स्टोर किया जाएगा। अब जैसे ही बंदा उस डोर को अनलॉक करना चाहता है, दिए गए टोकन को वहां पे एंटर करेगा, रीड करवाएगा, या अपनी बायोमेट्रिक साइन को वहां पे प्रेस करेगा और भैया दरवाजा खुल जाएगा। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स आर अ मैग्नेटिक और एम्बेडेड चिप बेस्ड प्लास्टिक कार्ड, and the key or the token may be entered into the reader to gain access in these systems. So after locks on doors, now let's understand the next topic, and that is the physical identification medium. क्या होता है ये समझने के लिए आइए समझते हैं एक एग्जांपल। देखिए एक बड़ा सा मॉल हुआ करता था जिसका नाम था सिटी मॉल। उस सिटी मॉल में कई सारे कस्टमर्स होलसेल चीजें खरीदने के लिए आया करते थे, लेकिन उस कस्टमर्स का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था। कोई भी एरा गैरा आके भी उस मॉल में एक्सेस ले सकता था। एक दिन पता चला कि कई सारे कस्टमर्स अपनी आइडेंटिटी को छुपा के आए और कई सारी चीजें चोरी करके लेके गए। जब पता चला कि कुछ लोग चोरी करके गए हैं, कौन थे वो लोग, कहां से आए हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इवन दो यू हैव सीसीटीवी कैमरा फुटेज, लेकिन वो लोगों का एड्रेस कहां है वो कैसे पता चलेगा भाई? इस इश्यू को मैनेजमेंट ने काफी सीरियसली लिया और अपने रिस्क मैनेजमेंट टीम के साथ बैठ के उन्होंने एक कंट्रोल डिजाइन किया। उन्होंने क्या किया कि अब सबसे पहले अगर किसी कस्टमर को इस मॉल में होलसेल चीजें खरीदने के लिए आना है तो उन्हें बनाना पड़ेगा एक प्लास्टिक का कार्ड। उनको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस, अरे उस बंदे का नाम भी देना पड़ेगा जिसको उसने रिकमेंडेड किया है। ये सारी फॉर्म भरने के बाद ऑर्गेनाइजेशन उसे एक आईडी कार्ड देगा। जिस बंदे के पास उस मॉल का आईडी कार्ड है सिर्फ वही बंदा उस मॉल में एंट्री ले पाएगा। दूसरों के लिए ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होगा। देखिए कितना अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड बंदे ही आ पाएंगे। यहां पे देखिए जो प्लास्टिक कार्ड था वो एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम था जिसके जरिए कस्टमर को आइडेंटिफाई किया जाए। तो वैसे ही कैसे कैसे आइडेंटिफिकेशन मीडियम से, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहला यहां पे PIN मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए PIN एक सीक्रेट कोड होता है। अगर कुछ एक जगह पे सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड पीपल को ही एंट्री देनी है, बाकी किसी को एंट्री नहीं देनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस नेटवर्क में, उस ग्रुप में सबसे पहले लोगों को कह देंगे कि उस जगह पे जाने के लिए आपको ये कोड बोलना है, ये पिन नंबर बोलना है। जो बंदा उस पिन को जानता है सिर्फ वही उस एरिया पे एंट्री ले पाएगा, दूसरे के लिए ये प्रोहिबिशन है। सेकंड इज प्लास्टिक कार्ड्स। अभी हमने समझा कि प्लास्टिक कार्ड क्या होता है और कैसे उससे एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन बैजेस। देखिए बड़े कुछ फंक्शंस में हमने देखा होगा कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, जो पूरे का पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कुछ खास तरीके के बैजेस पहनते हैं। उस बैजेस से हमको पता चलता है कि ये बंदा इस टीम का पार्ट है। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में हम बैजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लेवल वाइज भी जा सकते हैं। जिसका जितना बड़ा रोल उसके हिसाब से बैजेस बनेंगे। इस फंक्शन के लिए अलग कलर, इस फंक्शन के लिए अलग कलर, इस फंक्शन के लिए अलग कलर। इस तरीके से बैजेस बना के भी हम फिजिकल एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज लॉगिंग फैसिलिटीज। देखिए लॉगिंग फैसिलिटीज क्या होती है समझने के लिए आइए एक चीज समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्री के गेट में से एक बंदा आया और वहां पे खड़ी BMW कार को चुरा के लेके गया।
अब जब मैनेजमेंट को पता चला कि गाड़ी बाहर तो गई है लेकिन वापस आई ही नहीं है, कई सारा इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन पता ही नहीं चला कि कौन इस ऑर्गेनाइजेशन में आया और कौन गाड़ी चुरा के लेके गया। ये मैनेजमेंट ने काफी सीरियसली लिया और फिर उन्होंने एक कंट्रोल डिजाइन किया। उन्होंने ये कहा कि अब जो भी बंदा इस फैक्ट्री के गेट से अंदर आ रहा है उसको आने से पहले एक रजिस्टर साइन करना होगा कि इस टाइम पे इस नाम का बंदा जिसका कांटेक्ट नंबर ये है हमारे प्रीमाइस में एंटर हुआ है, उसने क्या काम किया वो पर्पस भी लिखना होगा और अपनी एक्टिविटी ओवर हो जाए उसके बाद जब वो निकलेगा वो भी टाइम वहां पे नोट करना होगा कि इनवर्ड ये टाइम था, आउटवर्ड ये टाइम था। जब इतना अच्छा सा रजिस्टर मेंटेन रहेगा सो एटलीस्ट वी कैन ट्रैक कि कौन सा बंदा कब हमारी फैक्ट्री में एंटर हुआ, और ये यूनिफॉर्मली सबके लिए इंप्लीमेंट होना चाहिए, चाहे मैनेजर हो, चाहे प्यून हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, सबको उस रजिस्टर में एंट्री करनी है, उसके बाद ही प्रीमाइस का एक्सेस मिलेगा। देखिए ये जो रजिस्टर हम मेंटेन कर रहे हैं इनवर्ड आउटवर्ड का, उसे ही तो हम लॉग कहते हैं और मेंटेनेंस ऑफ सच रजिस्टर इज नोन एज लॉगिंग। यहां पे लॉगिंग के दो टाइप्स हैं, फर्स्ट इज मैन्युअल लॉगिंग एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग। देखिए मैन्युअल लॉगिंग नाम से ही पता चलता है, यहां पे हम पेपर बेस्ड रजिस्टर का यूज करेंगे, एक बुक का यूज करेंगे, उसमें कई सारे कॉलम्स एंड ड्रॉज होंगे और सब कुछ पेन से वहां पे लिखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग में हम यूज कर सकते हैं बायोमेट्रिक साइंस, जैसे कि जिसको वहां पे एक्सेस लेना है तो वो अपना थंब इंप्रेशन वहां पे दिखाएगा या आई रेटिना स्कैन करवा सकता है या फिर फेस रिकॉग्निशन भी यूज होगा, या हम इलेक्ट्रॉनिक चिप भी यूज कर सकते हैं जहां पे कार्ड को रीड करवाया जाएगा और इस तरीके से एंट्री मिलेगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अदर मींस ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। तो सबसे पहला भैया वीडियो कैमरास, हम सब जानते हैं सीसीटीवी कैमरास, देन सिक्योरिटी गार्ड्स। हमने देखा ही होगा कि एटीएम के पास गार्ड होता है विद गन फॉर सिक्योरिटी। देन कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस, ये क्या होता है भाई? देखिए कंट्रोल विजिटर एक्सेस का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म हम डेवलप करेंगे जहां पे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ ऑथोराइज्ड विजिटर ही आ पाए। देखिए इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक रिकमेंडेशन है कि वो एक विजिटर एक्सेस मैनेजर को अपॉइंट करे जो देखे कि सही बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट वन इज बॉन्डेड पर्सोनेल। देखिए बॉन्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनके साथ हम अग्रीमेंट करेंगे कि भाई आपकी मिसचिवियस की वजह से या आपकी गलती की वजह से अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी लॉस होता है, चाहे वो डेटा लीक की वजह से हो, चाहे वो असेट बाय मिस्टेक डिस्ट्रॉय हो गई हो, तो वो लॉस आपकी सैलरी में से कटेगा, आपको कॉम्पनसेट करना होगा, तो उसे हम बॉन्डेड पर्सोनेल कहते हैं। नेक्स्ट इज डेड मैन डोर्स। ये डेड मैन डोर्स क्या होता है? देखिए डेड मैन डोर्स एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहां पे सिर्फ एक ही बंदा खड़ा रहे, उतना ही स्पेस होता है। एक आगे दरवाजा होता है, एक पीछे दरवाजा होता है। अब उसका सिस्टम ऐसा होता है कि जब पीछे का दरवाजा खोलोगे तो आगे का बंद हो जाएगा और आगे का खोलोगे तो पीछे का बंद हो जाएगा। मतलब एट अ टाइम दो पर्सन एक स्पेस पे खड़े नहीं रह सकते। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई सच डोर्स आर इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसे डोर्स हम पाते हैं जहां पे सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, जैसे कि बैंक्स। देखिए अगर किसी को रॉबिंग करनी है, किसी को बैंक लूटना है, तो वो अकेला तो आएगा नहीं, दो तीन बंदे साथ में होंगे या किसी के कनपटी पे गन रख के वो आगे जाएंगे। अगर डेड मैन डोर से है तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही बंदा आगे जा पाएगा, दो तीन बंदे साथ में नहीं जाएंगे, तो उनकी जो एंट्री एंड एग्जिट है वो काफी स्लो हो जाएगी और उतने टाइम में हमको जो कुछ एक्शंस लेने हैं, पुलिस को बुलाना है, कुछ अलार्म वगैरह बजानी है, तो वो हम कर सकते हैं। तो ये है डेड मैन डोर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज नॉन एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव फैसिलिटीज। देखिए कभी कभार क्या होता है कि हम सामने से चोर को कहते हैं भाई तू आ, इधर हमारा काफी सेंसिटिव असेट पड़ा है। चोर को कैसे पता चला कि वहां पे सेंसिटिव असेट पड़ी है? जस्ट बिकॉज वहां पे कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि यहां पे कंप्यूटर से यहां पे डेटा है। नॉन एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव फैसिलिटीज का मतलब यह होता है कि हमारी ये सेंसिटिव असेट जहां पड़ी है
उसका कोई एक्सपोजर मत रखो, उसका कोई इंडिकेशन मत रखो, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन मत रखो। किसी को पता नहीं होना चाहिए कि ये असेट्स कहां पे पड़ी हुई है, ना कोई बोर्ड, ना कोई साइन, ना कोई इंडिकेशन। नेक्स्ट इज कंप्यूटर टर्मिनल लॉक्स। इस पॉइंट में ही भैया इसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे ही काम खत्म हुआ, उस टर्मिनल पे, उस कंप्यूटर पे फिजिकल लॉक लगा दो ताकि कोई आके उसको यूज ना करे। सबसे बेहतरीन तरीका है आप मॉनिटर एज वेल एज उसके कीबोर्ड एंड माउस को भी लॉक कर दो। जब यही एक्सेस नहीं रहेगा, कोई कंप्यूटर को मिसयूज नहीं करेगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट। देखिए व्हाट डू वी मीन बाय कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट। यहां पे हम एक फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। फैक्ट्री में सिर्फ एक ही गेट होगा जहां से एंट्री होगी, जहां से आउट होगा। मतलब एंट्री एंड आउट के लिए जब हम सिर्फ एक ही डोर, एक ही गेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं सिंगल एंट्री पॉइंट। अगर मल्टीपल डोर्स है तो कौन कहां से आया, कौन कहां पे गया, उसका ट्रैक रखना मुश्किल हो जाएगा। सिंगल एंट्री है तो गार्ड को वहां पे अपॉइंट कर दो, गार्ड हर एक पे नजर रखेगा और ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज अलार्म सिस्टम। दोस्तों ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई, पुलिस को बुलाना है, तो हमारे पास एक ऐसी स्विच होनी चाहिए कि हम यहां पे प्रेस करें, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अलार्म बज जाए और सब अलर्ट हो जाए। नेक्स्ट इज पेरीमीटर फेंसिंग। देखिए अगर हम इंडिया एंड हमारे नेबर्स कंट्री की बॉर्डर देखें तो वो पूरी फेंस्ड है। फेंस का मतलब होता है कांटेदार ऐसी वायरिंग की जाती है कि अगर किसी को वॉल पार करके उस पर्टिकुलर एरिया में एंटर होना है तो काफी मुश्किल होगा, या तो उसको उस फेंसिंग को काटना पड़ेगा, अगर ऐसे घुसेगा भाई तो वो अपनी बॉडी को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ आउट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए यहां पे ये वर्ड समझना बेहद जरूरी है कि व्हाट डू वी मीन बाय आउट ऑफ आवर्स एम्प्लॉइज। देखिए एवरी एम्प्लॉय का एक प्रीसेट टाइम होता है कि उसको दिन में इतना घंटे तो काम करना ही होगा, यहां से वहां पे लेके, तो वो हो गया उसका एम्प्लॉय आवर्स। अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉय आवर्स कोई एम्प्लॉय हद से ज्यादा टाइम से बाहर रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में अपनी प्रेजेंस शो नहीं करता, तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऊपर वॉच बढ़ानी चाहिए। मान लीजिए कि कोई मिस्टर एक्स है, उसका जो टाइम है वो है 9 AM टू 6 PM, लेकिन बीच के 3 घंटे 1 से लेके 4 तक वो ऑर्गेनाइजेशन में थे ही नहीं, तो इसकी रिपोर्ट ऑन द स्पॉट कंसर्न अथॉरिटी को मिलनी चाहिए और कंसर्न अथॉरिटी उस पर अपनी विजिलेंस बढ़ाएगा, उसके ऊपर अपनी वॉच बढ़ाएगा। वेल तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में हमने पढ़ा लॉक ऑन डोर्स, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, लॉगिंग फैसिलिटीज एंड अदर मीन्स।